नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं लेकर अक्टूबर का राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये आने वाला महीना। क्या हमारे ग्रह नक्षत्र लेकर आए हैं और क्या उनके ग्रहों की गति में जो अंतर आ रहा है उससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ सकता है और अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, नज़र डालते हैं आपकी कुंडली पर। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख पा रहे होंगे कि प्रथम भाव में कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। मिथुन राशि है। ये 3 नंबर यही दिखा रहा है कि यहाँ पर मिथुन राशि है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में आप देख सकते हैं कि चतुर्थ का स्वामी बुध ही बैठा हुआ है कन्या राशि में। मतलब कि आपका राशि, आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अपने ही राशि में बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है। 2 अक्टूबर को आएंगे, लगभग पूरे महीने रहेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर राजयोग बना हुआ है। इसको हम सागर के नाम से जानते हैं। माता लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं सागर, वहीं से चंद्रमा निकले थे, माता लक्ष्मी निकली थी, तो धन से जुड़ा हुआ है। और इसको भद्र नाम का महापुरुष योग भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ मंगल और सूर्य यहाँ पर दिखते हैं। सूर्य यहाँ 17 तारीख तक है और मंगल यहाँ पर 22 तारीख तक हैं, चौथे भाव में कन्या राशि में। उसके बाद ये लोग मंगल और शनि मंगल और सूर्य कहाँ जाएंगे? पंचम भाव में तुला राशि में चले जाएंगे। सूर्य 17 को और मंगल 22 तारीख को। छठे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, वहीं पर शुक्र भी आ रहे हैं। केतु के साथ में शुक्र आ रहे हैं छठे भाव में वृश्चिक राशि में। सप्तम भाव खाली है और अष्टम भाव में मकर राशि में गुरु और शनि वक्री होकर गोचर हो रहा है उनका। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु वक्री नहीं रहेंगे 18 तारीख से, और बुध भी वक्री नहीं रहेंगे 18 तारीख से, और 11 तारीख से शनि भी वक्री नहीं रहेंगे। एक तरह से कि तीनों के तीनों जो ग्रह वक्री चल रहे हैं वो तीनों के तीनों वक्री नहीं रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। वक्री ग्रह जब गोचर में होते हैं थोड़ा उतार चढ़ाव, चीज़ों को थोड़ा रोक सा देते हैं। तो ये आपके लिए कुछ खास ही ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि आपके लग्नेश हैं बुध, वो भी वक्री चल रहे हैं 18 तक। तो 18 के बाद आपको इस जो राजयोग बना हुआ है उसका महत्वपूर्ण जो परिणाम है 18 के बाद ज़्यादा मिल पाएगा। इसके बाद देखिए, भाग्य का घर खाली है। भाग्य का भाव है, ये 9वां भाव है। गुरु का भी यही है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भाव है 10म, ये भी खाली है। इच्छा पूर्ति, फ्रेंड्स, नेटवर्किंग का भाव है 11, वो भी खाली है। मोक्ष, व्यय, खर्चा, फॉरेन लैंड, इस सब का भाव है 12वां। वहाँ पर कौन है? राहु बैठे हुए हैं। ये भाव हॉस्पिटल और जेल का भी है। तो हम इसके बारे में बातें करेंगे। क्या यहाँ पर राहु दिखा रहे हैं, क्या ये सब ग्रह दिखा रहे हैं, और इसके अगर कोई नेगेटिव बात है तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं, अगर पॉजिटिव है तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं बुध के ऊपर, क्योंकि बुध कौन है? आपकी राशि के पति हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा होता है? लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी। ये 2 ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और उनका जो गोचर अगर अपनी ही राशि में हो और भद्र नाम का महापुरुष योग बनाए तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? कोई बात नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा महीना है, बहुत ही बढ़िया गोचर है। पर क्या सभी के लिए बहुत ही बढ़िया महीना जाएगा? नहीं जा पाएगा। कारण क्या है? किसी की शनि की ढैया चल रही होगी और शनि की ही दशा होगी, महादशा होगी, राहु केतु इनकी दशा महादशा होंगी, तो बुध का असर आपको नहीं मिल पाएगा। पर ऐसे बहुत सारे मिथुन वाले होंगे जिनकी बुध की दशा महादशा भी होगी, उनकी कुंडली में बुध की स्थिति भी स्ट्रांग होगी। उनके लिए खुशखबरी है कि ताबड़तोड़ धन वर्षा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की गड्डियां गिरेंगी, ये सिर्फ सांकेतिक है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है कि अच्छा समय है, आपको धन लाभ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली। आप कहाँ काम कर रहे हैं, आप किस उम्र में हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको जॉब लग सकता है। अगर आपने एप्लीकेशन दे रखी है कि आपके इनकम बढ़ जाए तो उसका चांसेस है। ये इसको दिखाता है। बुध चौथे भाव में है और चौथा भाव आपकी माता से जुड़ा हुआ है। माता से लाभ हो सकता है, मातृभूमि से लाभ हो सकता है, जमीन, घर, खेत, ये सब खरीदने का योग बनता है। शिक्षा में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपसे प्रसन्न रह सकते हैं।
क्योंकि ये जो भाव है कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा भी है। चतुर्थ भाव, मन में भी कहीं ना कहीं खुशी रहेगी, शांति रहेगी, बंधुओं से, मित्रों से आपको लाभ हो सकता है, माता से आपको लाभ हो सकता है। कब कब हो सकता है? अगर बुध की दशा महादशा है, बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं या इसी भाव में है, और यहाँ पर आपकी जन्म पत्री में कोई नेगेटिव प्रभाव चौथे भाव पर नहीं है, तो आपके लिए बड़ा जो महीना है बहुत अच्छा जाएगा। पर अगर इसका उल्टा हुआ, आपकी कुंडली में बुध उतने अच्छे नहीं हुए और आपकी जन्म पत्री में चौथे भाव पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हुए, ऊपर से गोचर में यहाँ पर मंगल और सूर्य रहेंगे, करीब मंगल 17 तारीख, मंगल 22 तारीख तक और सूर्य 17 तारीख तक, तो उल्टा हो सकता है। क्या? माता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, खासकर जमीन खरीदने का योग तो जरूर बनता है, पर उसकी वजह से कुछ क्लेश भी हो सकता है। जमीन की वजह से, मातृभूमि को लेकर, मातृभूमि के लिए, दोनों कंडीशन बन सकती है। क्लेश हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है कहीं ना कहीं। जैसे भगवान श्री राम के चार्ट में चौथे भाव, यहाँ पर जो चतुर्थ भाव है, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर शनि महाराज बैठे चौथे भाव में, पाप ग्रह हैं, तो मातृभूमि के लिए ही सही, कहीं ना कहीं उनको राज्य नहीं मिला था चौथे भाव का, और उसके दोबारा मिला पर दिक्कत आके हुआ। तो यहाँ पर जब मैलेफिक आते हैं तो दिक्कत लाते हैं, अपने घर को लेकर, जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर दिक्कत आ सकती है। घर में जो आपकी इमीडिएट फैमिली है, आपकी अगर आप शादी हो चुकी तो फैमिली जो है वहां पर खटपट रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। किसकी वजह से? मंगल और सूर्य की वजह से, क्योंकि दोनों ही अग्नि के ग्रह हैं। और चौथा भाव काल पुरुष का कौन सा होता है? कर्क राशि होती है काल पुरुष की। मेष राशि की कुंडली को काल पुरुष कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चौथी राशि बनती है। जल भाव होता है। जल भाव में अगर सूर्य और मंगल जैसे गरम गरम ग्रह आ जाए तो क्या होगा? जल तो उबल जाएगा, भाव बन जाएगा। एक समझने के लिए, इसका मतलब मन परेशान रह सकता है, दिल परेशान रह सकता है, कष्ट हो सकता है बंधुओं से, किसी प्रेमी से, प्रेमिका से, वो सब। कब? अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसे योग है और सूर्य मंगल की दशा महादशा है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सूर्य यहां से आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दिला सकते हैं, उसके लिए अच्छे हैं। तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में जा रहा है और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव थोड़ा सा लाइफ में रहेगा, मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सूर्य की दृष्टि दसम भाव पर अच्छी होती है तो उस हिसाब से ठीक है। कार्य के क्षेत्र में अच्छा है, पोस्ट पोजीशन के क्षेत्र में अच्छा है, आपको रिकॉग्नाइजेशन आदि मिल सकता है। पर जो पारिवारिक लाइफ है वहाँ थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहा है अगर सूर्य और मंगल की आपका समय है तो। मंगल की दृष्टि यहाँ से चतुर्थ स्थान सप्तम भाव पर पड़ेगी, अपने से सप्तम स्थान पर कुंडली के दसम भाव पर और एकादश भाव पर आठवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। देखिए चौथी दृष्टि, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथी कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पर, 5, 6, 7 सातवीं कहाँ पर? दसम भाव पर, आठवीं कहाँ पर? एकादश पर। तो ये जो चौथी दृष्टि है ये खतरनाक होती है, थोड़ी सी ज्यादा है। आठवीं और चौथी ये थोड़ी सी ज्यादा मंगल का इफेक्ट रहता है। जहां पर भी पड़ती है वहां पर एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस एरिया में थोड़ी सी उठापटक जो है मंगल कर देते हैं। अब कौन सा भाव है? सप्तम भाव है। सप्तम भाव किसका है? पार्टनर का है, प्रेयसी का है, प्रेमी का है, फ्रेंड्स का भी है, कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का है, बिजनेस का है। तो वहां थोड़ी उठापटक रह सकती है, खासकर कि कौन से भाव में? बिजनेस में उतनी नहीं जितनी की पारिवारिक जीवन में। मांगलिक दोष आपने सुना होगा, क्यों? इसीलिए। और उसका इफेक्ट क्यों बढ़ जाता है? वैसे तो शनि भी तृतीय भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में, अष्टम में अच्छे नहीं होते, पर मांगलिक ही इतना क्यों फेमस है? क्योंकि मंगल तेजी से घूमता है, तो हर साल वो कहीं ना कहीं जहां पर भी आपके चार्ट में वहां घूम के आ ही जाएगा और 1 महीने करीब रहेगा। उसी महीने में आपका चीजें बिगड़ सकती हैं। शनि ऐसा नहीं करता, एक बार वहां से निकल गया, एक बार आएगा तो लंबा, वहां आ गया तो दिक्कत करेगा आपकी मैरिज लाइफ में, पर अगर एक बार निकल गया तो उसको तो बहुत साल लगेंगे। और मंगल तो हर साल आएगा और फिर ऐसे में बहुत मामला सेंसिटिव हो जाता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि तो बहुत बढ़िया यहाँ पर है नहीं, हालांकि मित्र की राशि है, पर फिर भी इसके बाद क्योंकि मंगल यहाँ शत्रु की राशि में रहेंगे, बुध उनके शत्रु ही हैं एक तरह से, और यहाँ पर मंगल को थोड़ा असर पड़ता है जब बुध के साथ वो रहते हैं।
कब तक है ये? 22 तारीख तक, लगभग पूरा महीना होगा। इसके अलावा उनकी दसम भाव पर दृष्टि अच्छी है, एकादश भाव पर भी आपको रियल एस्टेट से, जमीन से, घर से, खेत से लाभ कराएंगे, उस मामले में अच्छा है। अगर आप मंगल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपका रियल एस्टेट का काम है, आप इंजीनियर हैं, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, आपका लाइजनिंग का काम है, आपका किसी तरह का बीच में मध्यस्थता करते हैं आप किसी काम में, उसके लिए भी ब्रोकर हैं आप, तो उस काम के लिए बहुत बढ़िया है, उसमें आपको मंगल मदद करने वाले हैं। आप सर्जन हैं, आपका इंस्ट्रूमेंट का काम है, होटल का काम है, कहीं ना कहीं अग्नि से जुड़ा हुआ काम है, तो मंगल आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। ठीक इस तरह जब बुध की बात की थी तो ओवरऑल तो अच्छे हैं, पर खासकर किसके लिए अच्छे? आप टीचर हैं, आप अध्यापक हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, बुध से जुड़ा हुआ काम है, आपको प्लानिंग करनी होती है, कुछ डिजाइन करना, आप क्रिएटिव का फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका काम बोलने का है, बताने का है, क्योंकि जो बुध है ना, वो बुद्धि तो है ही, पर इसके साथ साथ वाक शक्ति भी है, वाक शक्ति, बोलने का। अच्छा बोलते हैं जो लोग, बढ़िया बोलते हैं, किसी भी बात को इस तरह से बताते हैं, समझा देते हैं। मतलब हर किसी को समझाना नहीं आता, उसको आता होगा, जैसे ABCD सभी को आती है, पर क्या हर कोई अब बच्चों को ABCD सिखा सकता है? आने के बाद भी नहीं सिखा सकता। बहुत एग्जाम्पल समझ में आता है कि भाई ये कला होती है बताने की, समझाने की। तो वो आपकी अगर उस तरह के काम में है और बुध आपके अच्छे, वो आपके पास तो है ही, उससे आपको लाभ हो सकता है फिलहाल में। इस तरह से अगर जन्म कुंडली में ही बुध अच्छे नहीं है, मतलब आपके पास वो कला ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि अब बुध आएंगे, हाँ थोड़ी सी वाणी में मिठास या थोड़ा सा तो अंतर आएगा, पर उतना अंतर नहीं आ पाएगा। इसीलिए जन्म कुंडली प्रारब्ध वहीं पर है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए मंगल बुध सूर्य को हमने देख लिया, अब आ जाते हैं इस भाव पर। देखिए ये जो भाव है, यहाँ पर मंगल कब आएंगे? 22 के बाद, सूर्य आएंगे 17 के बाद, तो एक तरह से आधे महीने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इफेक्ट आएगा मंगल और सूर्य का। ये भी सॉफ्ट भाव है, ये भी आप कह सकते हो प्रेम का भाव है, बुद्धि का भाव है, करुणा का भाव है, ज्ञान का भाव है। आप किस तरह से प्लानिंग करते हो, भविष्य के बारे में सोचते किस तरह से हो, आपका एक दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है, किसी चीज ऐसे करेंगे फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा हो सकता है, इसके बाद ये होगा, ये जो तरीका है आप देखने का, वो है ये दूरदृष्टि है, लंबी दूरी की जो है। और वहां पर मलेफिक ग्रह बहुत बढ़िया नहीं करते हैं, बहुत अच्छे नहीं करते हैं। और यहाँ पर मंगल और सूर्य दोनों ही, सूर्य तो नीच के हैं, मंगल भी अपने शत्रु की राशि में है, हालांकि तात्कालिक मित्रता में है, पर फिर भी। तो आप ये कह सकते हो पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत का समय है, आसानी से वहां पे काम बनने वाला है नहीं। प्रेम के लिए भी थोड़ा सा टफ समय है। प्रेमी लोग जो है ना, पंचम भाव प्रेम का, शुरू के प्रेम का, वो प्रेम जिसमें हमें कुछ दिखता नहीं है, और ये अच्छी बात है। प्रकृति ने बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया, क्योंकि सभी के अंदर कमियां हैं, और अगर आपको शुरू से ही कमियां दिखाई देगी तो प्रेम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो लोग कमियों को फिर बाद में इग्नोर करना सीख जाते हैं या समझ जाते हैं कमी कहाँ नहीं है, तो फिर क्यों सिर्फ कमी के ऊपर आप ध्यान दो। इसी को आप विजडम कह सकते हो। आप उस कमी पे इतना फोकस कर दो, या तो कि आपको सारी अच्छाइयां दिखने बंद हो जाएं, या फिर आप फोकस अच्छाइयों पे करो, कमी है तो उसे सुधारने की थोड़ा बहुत कोशिश करते रहो, या समझा के या प्यार से उसको बताने की कोशिश करो, तो वो एक तरीका हो जाता है एक वाइज मैन का। अदरवाइज तो फिर कमियां आपके अंदर भी हैं। जब अपनी गलतियां माफ की हैं, अपनी कमियों को आप चाहते हैं कि लोग नजरअंदाज करें, तो दूसरों की गलतियां, और यहाँ तो दूसरों की भी बात नहीं आ रही है। पंचम भाव प्रेम का है, मतलब आपके प्रेमी प्रेमिका, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ, और आपके बच्चों का भी है, उनके साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो उनकी भी गलतियों को इग्नोर मत नहीं करना है, पर कहीं ना कहीं ध्यान तो उनकी स्ट्रेंथ पे भी देना है। जो अच्छा कर रहे हैं उसको शाबाशी भी देनी है, जो उनके अंदर गुण है उनको बताना भी है, और जो थोड़ा बहुत है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये चीज ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। अब देखिए मंगल जो है वो आपकी कुंडली में छठे भाव के और एकादश भाव के कारण स्वामी है, तो छठे भाव का काम ही कहाँ आ गया, स्वामी कहाँ आया? पंचम में। तो प्रेम में दिक्कत करेगा, बच्चों के साथ रिश्तों में थोड़ी दिक्कत करेगा, पर यहाँ के लिए ठीक है, क्योंकि इसी भाव को देख रहा है एकादश भाव, तो आपकी कुछ विशेष पूरी हो सकती हैं, और आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह बन सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ नेटवर्किंग के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट आदि से आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छा महीना नहीं कहेंगे, क्योंकि शुक्र जो है छठे भाव में रहेंगे, जो कि स्टॉक मार्केट आदि के कारक हैं, पर चूंकि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव को पंचम में बैठ के देख रहा है, तो कुछ लाभ हो सकता है, थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है।
गवर्नमेंट जॉब आदि लग सकता है, जो लोग ट्राई कर रहे हैं उसके लिए ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा नेगेटिव ही होता है। मंगल यहाँ से आपको लॉजिकल माइंड देंगे, लॉजिकल माइंड मतलब लॉजिकली काम जो होते हैं ना, उस तरह का माइंड देंगे। पर थोड़ा सा वाणी को आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको टेम्पर दे सकते हैं, आप थोड़े से एंग्री रह सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खर्चा बढ़ाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो भाव है ना राहु जहाँ पर बैठे हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, और इस पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर शुभ नहीं है, केतु की भी है। तो किसी से लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, कोई बात है तो डिप्लोमेसी से उसको सुलझा लेना है। खास करके अगर फीमेल है तो उससे पंगा लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, नेक्स्ट भाव पे आते हैं। छठे भाव में शुक्र और केतु हैं। शुक्र जब भी छठे भाव में आए तो फीमेल से उनकी रेस्पेक्ट करो, और उनकी कोई हेल्प करनी हो तो बिल्कुल करो, उनसे पंगा मत लो। और माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा। केतु के साथ है तो गणेश जी की पूजा, गणेश लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। कुत्ते आदि को कुछ खाना वाना खिला सकते हैं। क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि केतु शुक्र के साथ कोई बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, रिश्तों में थोड़ा दूरी लाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है। काला जादू, टैरो, मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब चीजों में आपको ले जा सकते हैं, उसके लिए बढ़िया है। पर स्वास्थ्य को दिक्कत कर सकते हैं, प्रेम लाइफ के लिए उतने बढ़िया नहीं है। आपका कार्य से मन मोह हटा सकते हैं, आपका मन थोड़ा भटका सकते हैं, उस तरह का योग जो है शुक्र केतु यहां पर बना रहे हैं। अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा है तो शुक्र देखिए आपके पंचमेश तो हैं ही, और 12वें भाव के स्वामी भी हैं, छठे भाव में जा रहे हैं, तो विदेश ले जाने का योग बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि 12वें भाव में राहु है, फौरन ले जा सकते हैं आपको। संतान के लिए बहुत बढ़िया योग नहीं है, क्योंकि संतान का जो स्वामी है वो भी छठे में है, संतान का जो कारक है गुरु वो भी एक तो नीच का है, ऊपर से अष्टम में है। तो उनके संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बेस्ट समय नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, फॉरेन एजुकेशन के लिए बढ़िया है, बाहर जा सकते हैं। धन का थोड़ा बहुत लाभ भी रहेगा, धन के मामले में उतना बुरा नहीं है जितना रिश्तों के मामले में हो रहा है। इसके बाद देखिए सप्तम और दसम का स्वामी जो गुरु है वो अष्टम में जा रहा है, वहां जाकर नीच भंगराज बना योग बन रहा है, मतलब काम खो सकता है और फिर से मिल सकता है, उससे भी बेटर मिल जाए शायद। पर काम में उतार चढ़ाव आ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बदलाव हो सकता है, और जो बदलाव आए आपको शुरू में बहुत अच्छा ना लगे, इस तरह की उम्मीद है, इस तरह का हो सकता है। देखिए कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है पूर्णतः। जैसे कि हम कहें कि भैया दिन ही दिन हो, रात हो ही ना, रात बेकार की चीज है, टाइम खराब होता है, भैया रात बहुत काम की चीज है। अगर रात नहीं होगी तो दिन भी गया। या फिर सोना, आप सोते हैं रात को, तो सोते हैं एक तरह से तो सो ही जाते हैं, मतलब मृत्यु समान ही हो जाते हैं, तो क्या फिर सोए ही नहीं, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से प्रभु ने गुण बनाए सत्व रज तमस, तो तीनों का इंपॉर्टेंस है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तमस जो है, जो हमको लगता है कि डार्कनेस है, चीजों का रुक जाना है, उसमें क्रोध आलस्य ये सब चीजें भी आती हैं, पर वहां से स्टेबिलिटी भी आती है, वहां से हीलिंग भी आती है। जब आप रात को सोते हो बहुत हील होता है शरीर, नहीं तो आप ज्यादा दिन जी भी नहीं पाओगे। तो हर चीज का इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर चीज को थोड़ा सा समय देना है। किसी एक चीज पर ज्यादा अगर फोकस कर दोगे दूसरी चीज मिस हो जाएगी, और बैलेंस ही सक्सेस है। जिसके पास कैरियर है उसको अगर फैमिली में दिक्कत हो चल रही है या कुछ है तो फिर उसको तब ध्यान आता है बाद में, जब लेट हो जाता है, कि भाई अब कैरियर का करें क्या, कहां ले जाएं इस कैरियर को कहां ले जाएं। क्योंकि लाइफ में रिश्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑक्सफोर्ड की 100 साल से भी ज़्यादा रिसर्च से निकल कर आया है कि दुनिया के सुखी लोग वही हैं जिनके रिश्ते अच्छे हैं, वो नहीं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, बहुत सफलता प्राप्त की है। तो सफलता प्राप्त करने का मतलब यही है कि आप अच्छे पिता हो, पुत्र हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, और एक अच्छे जॉब में अपने बिजनेस में भी अच्छे हो, तभी आप सफल व्यक्ति हो। अन्यथा इनमें से कोई भी चीज़ मिस होगी तो खास करके रिश्ते मिस हुए तो फिर जॉब बिजनेस किसी काम का नहीं है। हाँ, अगर आपके रिश्ते हैं तो आपका जॉब बिजनेस में दिक्कत भी होगी तो आप संभाल लोगे, क्योंकि आपके पास लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप ज्योतिष में देखोगे 1 5 9 ये ज्ञान का भाव है,
9वां भाव ज्ञान का है, पितरों का है, हमारे पूर्वजों का है। पहला भाव आपका है, आपकी बुद्धि का है, इंटेलिजेंट का है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, संतान का है, और जीवन में सुख मौज ऐश कह सकते हो, अय्याशी कह सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आनंद अच्छा शब्द है, अय्याशी से थोड़ा गलत निकलता, आनंद जो है वो है कहीं ना कहीं। पर इनसे ये सारे जो भाव हैं वो किस चीज के बारे में हैं अगर हम देखें तो पहला भाव धन से बारहमाह है, मतलब धन का लॉस है। और पंचम भाव छठे भाव से बारहमाह है। देखिए छठे भाव से अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पंचम भाव छठे से बारहमाह है। मतलब कि जो पंचम भाव है वो आपके सर्विस का लॉस है। ये अर्थ त्रिकोण है 2 6 10, उसका लॉस है, सर्विस का, जॉब का, उसका लॉस है। और नवम भाव जो है वो दसम से बारहमाह है, आपकी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लॉस है। ऐसा लगता है पर वास्तव में ये क्या है, अगर देखा जाए दूसरी नजर से तो दसम भाव 9 में से दूसरा है, धन भाव पहले से दूसरा है, और छठा भाव पंचम से दूसरा है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ बैलेंस की जरूरत है। एक पे ज्यादा ध्यान देंगे तो दूसरा निकल सकता है, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं, देखिए कहावत में भी जान है तो जहान है, 159, जान है तो जहान है। इसके बाद जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है लाइफ में, कैलकुलेटेड रिस्क। 2 6 10, क्योंकि ये सारे ही के सारे जो भाव हैं आपके मेन भावों की हानि करते हैं जो आपकी है। तो इस चीज का बैलेंस लाइफ में लेके जो चलेगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो खुश भी है, जो सेटिस्फाइड भी है, और जो आगे भी बढ़ रहा है। क्योंकि आगे तो आपको बढ़ते ही रहना है। आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी घुसोगे, कहोगे कि संसार माया है, तो फिर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, रुक तो नहीं सकते ना आप, चलते ही रहना है। जब चलते ही रहना है तो फिर अच्छी डायरेक्शन में चलो आप आगे, रुक तो सकते नहीं है। रुका तो जैसे कहते हैं ना कि रुके हुए पानी में बदबू आ जाती है, तो इंसान जो रुक जाता है, जहाँ कुछ सीखना बंद कर देता है, एक ही काम का रिपीटिशन होता रहे, तो मतलब ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो चलते रहो। चलते रहने का मतलब नहीं एक ही काम को करते रहो, फटाफट फटाफट एक ही को कर रहे हो। अलग अलग चीज़ें सीखना, कुछ हॉबीज डेवलप करते रहना। एक काम सही भी चल रहा है तो उसके साथ दूसरा कुछ सीख लेना, क्योंकि भविष्य बदल रहा है, दुनिया बदलती रहती है, संसार परिवर्तनशील है। अगर आप एक ही जगह टिके रहोगे, आसपास सब कुछ बदल जाएगा, तो वो उस चीज़ की पता नहीं कल कीमत हो या ना हो। तो अवेयर भी रहना जरूरी है इस मामले में। खैर, ये बातें ज्ञान की थी और इसीलिए हुई क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं। गुरु क्या है? ज्ञान स्वरूप है, विजडम स्वरूप है। गुरु आपके नीच के हैं पर अष्टम भाव में है, दोनों बातें नेगेटिव हैं, पर कहीं ना कहीं राजयोग बना रहे हैं। क्योंकि गुरु जो है केंद्र के स्वामी है, शनि त्रिकोण के हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठते हैं तो इसको राजयोग बोलते हैं। चूंकि गुरु नीच के हैं तो नीच भंग राजयोग हो गया। कौन से भाव को देख रहे हैं? धन के भाव को। अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है आपको, पर ये बहुत ग्रेट राजयोग नहीं है, नीच भंग राजयोग है। कहीं ना कहीं कार्य में बदलाव आ सकता है, आपके स्पाउस की हेल्थ का ध्यान हो सकता है, मतलब उनका ध्यान रखना होगा, और आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, बॉस के साथ भी दिक्कत आ सकती है। पर हाँ, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। और अगर आपका काम इंश्योरेंस से जुड़ा है, टैक्स से जुड़ा हुआ है, डेड चीज़ें जो होती हैं जैसे लेदर का काम है, पेट्रोल डीजल कोयला, इन सब का काम है, किसी तरह से इस अदर पीपल मनी से जुड़ा हुआ है आपका काम, तो फिर आपको लाभ हो सकता है। मौत से जैसे कि भाई एक तो इंश्योरेंस होता है, इसके साथ साथ कुछ लोग, बहुत सारा काम होता है वहाँ पर, जैसे पोस्टमार्टम लोग करते हैं, किसी भी तरह से गहराई से सर्जन है आप, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा, तब बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप अगर फॉरेन लैंड में है तब भी आपके लिए समय थोड़ा बेटर रहेगा। गुरु की दृष्टियां यहाँ से क्या करेंगी? 1 2 3 4 5 खर्चा बढ़ाएंगी, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएंगी, पर विदेश ले जाने का योग बनाती हैं, बाहर ले जाने का योग बढ़ाती हैं, और आपका अध्यात्म की तरफ मन जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली और आपके संस्कार। आप ये मत समझ लेना जन्म कुंडली सब कुछ आपका डिसाइड करेगी, संस्कार डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बिहार अपना स्टेट है, वहां पर आप देखेंगे ज्यादातर लोग IAS बनते हैं। अब उनकी कुंडली में शुक्र कितना भी अच्छा हो, वो बहुत बहुत कम चांसेस है कि वो लोग जो ना आर्ट मीडियाज की तरफ जाएंगे, या चंद्रमा है तो हीलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये बन गया है कि अगर स्टेटस मतलब IAS है, इस तरह से
गुजरात में लोग बिजनेस का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो संस्कार जो फैमिली से मिलते हैं इसका भी बड़ा महत्व है। जैसे पिछले समय में इंडिया से जो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर, फिर बाद में आईटी का, आईटी ज़्यादा चलता है। तो इसका मतलब ये नहीं उनके सबके में आईटी वाले ही ग्रह हैं, वो ग्रह तो है ही हैं, उनके साथ दूसरे ग्रह हो भी, पर फिर भी जिस तरह के संस्कार हैं, आप जिस तरह का माहौल मिल रहा है उसका भी बहुत अंतर है। कैसा आप देख रहे हो, कैसा आप सुन रहे हो, कैसा आप पढ़ रहे हो, वही जो इन्फॉर्मेशन जा रही है माइंड वहीं से निकाल के लाएगा चीज़ों को। तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखो आप, तो जिंदगी में आप आगे जरूर बढ़ोगे। अपनी सोहबत, फ्रेंड्स, किन के साथ आप बैठ रहे हो। अगर आपके साथ बैठने वाले जो आपके सबसे क्लोज फ्रेंड हैं वो आपको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी बढ़ोगे क्योंकि आप उनसे सीखोगे, आप उन जैसे ही हो जाओगे, आज नहीं तो कल। इसके बाद देखिए गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि धन भाव पर भी पड़ रही है, तो धन आ सकता है, पर कैसा धन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनहेरिटेंस हो, अनअर्न्ड मनी, लॉटरी निकल जाना, कुछ इस तरह का, या फिर इन लॉस के थ्रू आपकी कोई हेल्प हो सकती है, आपके इन लॉज आपके काम आ सकते हैं, आपको इन लॉस से कुछ हो सकता है, आपकी शादी किसी बड़े घर में हो सकती है, या शादी से आपको लाभ हो सकता है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो चतुर्थ पर आएगी, और थोड़ा सा भूमि, वाहन, घर, खेत आदि खरीदने का योग बिल्कुल बनता है। इसके बाद देखिए शनि की बात करें तो शनि की तृतीय दृष्टि 10वें भाव पर है, 7वीं दृष्टि तो दोनों की मिलकर द्वितीय भाव पर है, और शनि की फिर लास्ट दृष्टि पंचम पर है। देखिए पंचम काफी सफर कर रहा है, पंचम भाव में सूर्य आएंगे, मंगल आएंगे, और इस पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो ये बहुत बढ़िया नहीं बन रहा है, और इसका स्वामी भी छठे भाव में जा रहा है। तो पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, एजुकेशन का है, दूरदृष्टि का है। तो कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लेना है, खास करके अगर आपकी शनि की दशा है, सूर्य मंगल की दशा है तब, क्योंकि आप तो या तो गुस्से में या आलस्य में या फिर ईगो में गलत डिसीजन ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि, अगर शनि की दशा महादशा चल रही है तो ढैया बोलते हैं, काम में दिक्कत करती है, मतलब या तो काम चलता नहीं है या रुक रुक के चलता है, और बहुत मेहनत करने की उतना रिजल्ट निकल के नहीं आता जितना हार्ड वर्क हो रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं जादू हो रहा है, आप सोच रहे हो कि हाँ कहीं ना कहीं कोई तो गलती हो रही है, या तो आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो, कुछ तो बदलाव की जरूरत है, कुछ तो चेंज होना है। कोई भी जादू नहीं होता, कोई भी ग्रह जादू नहीं करता है, या तो आपकी थॉट्स में ही कोई कमी होती है, आपकी वाणी में कुछ आप कभी गड़बड़ बोल देते हो, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, उसको सुधारने की जरूरत है। इसके साथ साथ माता काली की पूजा करिए, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कीजिए, शनि महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। शनिवार के दिन वृद्धों को, आपसे जो ओल्ड हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, और इसके अलावा आपसे छोटे हैं, नौकर आदि जो हैं, उनके लिए आप उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनका सम्मान करें, फालतू में उनको परेशान ना करें। ये है। पीपल के पेड़ पर आप दीपक जला सकते हैं, उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। पीपल का पेड़ परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप तो हम सभी हैं, पर पीपल पेड़ों में श्रेष्ठ है, तो इसलिए हम उसको सिंबल बना लेते हैं एक तरह से ईश्वर का। जैसे कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो पहाड़ हैं उसमें जो है अरुणाचल, ये जो पहाड़ जो है वो हूँ मैं, और इस तरह से जो जीवों में गाय हो गए, इस तरह से सिंह हो गए, तो एक तरह की श्रेष्ठ, कोई भी चीज़ श्रेष्ठतम जो है उसको प्रभु का सिंबल, मतलब उसके वहाँ, वैसे तो हर जगह ही उसकी कृपा है, वहाँ पर विशेष कृपा मान के। इसी तरह से पीपल का जो पेड़ है वो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात में भी ऑक्सीजन देता है, एक विशेष पेड़ है, छाया देता है बहुत गहरी, तो उसको ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण माना गया है। और वैसे तो ईश्वर हर जगह है, इसीलिए उसकी परिक्रमा और प्रार्थना की जाती है। तो ये आप कर सकते हैं। शनि की भी बात हो गई, और कि राहु बचे हैं। देखिए राहु का 12वें भाव में गोचर बहुत बढ़िया तो नहीं माना गया, पर कुछ चीज़ों के लिए बढ़िया है। धन आपको दिला सकता है, फॉरेन आपको ले जा सकता है, विदेश आपको ले जा सकता है। शिक्षा के मामले में उतना अच्छा नहीं है, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। प्रेम के मामले में भी थोड़ा सा लोगों को धोखा मिलने का, शुरुआती लाइफ में जो प्रेम होता है ना उसमें इस तरह की वो बनाता है राहु। हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, पर हाँ मनी के मामले में ठीक है, और यात्राएं कराएगा और एफर्ट कराएगा, आपसे पराक्रम कराएगा, मेहनत कराएगा, और उससे आप कुछ सीखेंगे भी। ऐसा नहीं है पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, और वो एक्सपीरियंस आपके लाइफ में काम भी आएगा बाद में, इस तरह से। और अगर किसी के राहु बहुत नेगेटिव है तो माता दुर्गा की पूजा कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए,
और राहु जो है, राहु केतु क्या है, छाया ग्रह हैं। छाया मतलब अंधकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर्य, तो ये सब जो है तामसिक जो वृत्तियां हैं, क्रोध, भय, ये सब है। इनका होना बुरा नहीं है। देखिए, भय होता है आपको बचाने के लिए, क्रोध भी कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है जो प्रोटेक्शन में काम आ सकती है, पर जब वो आपके ऊपर कंट्रोल आ जाए, लालच आपके ऊपर हावी हो जाए, तो फिर राहु केतु मान लो जैसे ग्रहण लगा देते हैं ना, तो ये भी आपके ऊपर ग्रहण लगाने लगता है। जब क्रोध आपके पास ग्रहण लगाने लगे, समझो राहु बन गया। जब लालच में आपकी बुद्धि काम करना बंद हो जाए या काम में, समझो राहु बन गया। तो क्या करें, ज्ञान को बढ़ाएं। ज्ञान कैसे बढ़ेगा, उपनिषद पढ़ें, मन में उतारें, दिल से महसूस करें उस चीज को। उपनिषद है, गीता है, और फॉलो करें उसको जीवन में, कोशिश करें लगातार, और आप देखेंगे कि आप बदल रहे हैं। कोई भी किसी एक तरह का होता नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, आप कैसे हो भी नहीं। आप जैसे हो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप ऐसे हो, आप बदल सकते हो, आप बदल रहे हो। आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर प्रेम भी है, आपके पास ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। तो आप अगर अपने आप को आइडेंटिफाइड कर लोगे अज्ञान से, तो फिर अज्ञानी ही रह जाओगे। और परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, सीखते रहना है, बढ़ते रहना है, लाइफ में जानते रहना है, और आप आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, बढ़ना ही जिंदगी है। जो रुक गया वो गया, वो ऊपर जाके भी रुकेगा तो कहीं ना कहीं गया, उसे ऐसा ही लगेगा कि वो, क्योंकि इंसान जो है वो ग्रोथ करता हुआ, बढ़ता हुआ, आगे रहता हुआ ही खुश रह सकता, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, बिजनेस के माध्यम से हो, कहीं पर भी हो, कुछ ना कुछ उसको करते रहना होता है, करना ही होता है। इसके बाद अरे राहु पे भी आ गए हम, राहु की भी बात कर ली। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि जैसे चतुर्थ भाव पर आ रही है, इसलिए चतुर्थ भाव में मंगल हो, गुरु की दृष्टि आए, मतलब घर, भूमि, वाहन, ये सब का योग भी बन रहा है। उसके बाद भी थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। उसमें आप बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे जमीन, इन सब का सौदा नहीं कर सकते जब राहु की दृष्टि हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और राहु की दृष्टि जो है अष्टम भाव पर भी है, तो सास ससुर के साथ, इन लॉस के साथ रिश्तों को संभाल के रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं त्योहारों पर, बहुत टाइम हो गया, जल्दी जल्दी से देखिए। 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है। अमावस्या पितरों से जुड़ी होती है, चंद्रमा से जुड़ी है, मंत्र आदि सिद्धि के लिए बहुत अच्छा रहता है। 7 तारीख से गुरुवार से शरद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है। 12 तारीख को मंगल को नवपत्रिका पूजा है। 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। 14 तारीख को दुर्गा नवमी है, और 15 तारीख को आपका फिर दुर्गा विसर्जन, दशहरा हो जाएगा। जय श्री राम, जय सिया राम। 16 तारीख को आप शनिवार को आपकी पाप अंकुशा एकादशी है। 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है, और तुला संक्रांति है। सूर्य जो है तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य आत्मा है, सूर्य परमात्मा भी है, आत्मा सो परमात्मा, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। संक्रांति के दिन अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से कुछ दान अवश्य करना चाहिए। अगर व्रत भी रखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। 20 तारीख को बुधवार को अश्विनी पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। इसके साथ ही 24 तारीख को रविवार को संकष्टी का व्रत है, और करवा चौथ है। तो ये थे इस महीने के त्यौहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ सीखने को मिला है कुछ, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।